बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बायोलॉजी की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। लास्ट टाइम हमने बैक्टीरिया को डिस्कस किया, बैक्टीरिया की डिस्कवरी, उसकी क्लासिफिकेशन, कैरेक्टर्स और डिफरेंट चीज़ें हमने बैक्टीरिया के बारे में स्टडी की। तो आज हम पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया की इम्पोर्टेंस क्या है और कहाँ कहाँ ये इम्पोर्टेंट है, इसकी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस और इसके अलावा फिजिकल केमिकल मेथड्स और सारा कुछ हम स्टडी करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो बैक्टीरिया जो है इकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ऐसे वाहिद प्रोकैरियोट्स हैं जो खुद को किसी भी इन्वायरमेंट में एडजस्ट करवा सकते हैं। किसी भी इन्वायरमेंट के जितने भी फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, उनको अडॉप्ट कर सकते हैं और ये हर जगह पाए जाते हैं। इसके अलावा ये डीकम्पोजिशन का प्रोसेस करते हैं, ये डिकम्पोज कर सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। इसके अलावा ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं कुछ हमारे जो न्यूट्रिएंट साइकिल्स हैं उनको कंप्लीट करने में, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और कार्बन। इन सब साइकिल्स की कंप्लीशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि न्यूट्रिएंट्स जो है इन्वायरमेंट से लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट में ही रिलीज करते हैं। तो इसके प्रोसेस में भी ये हेल्प करता है बैक्टीरिया। नेक्स्ट हमारे पास इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में अगर हम देखें, बैक्टीरियाज जो हैं वो यूज होते हैं नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज में, जैसे कि फूड इंडस्ट्रीज हैं, ड्रग इंडस्ट्रीज हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स में, वैक्सीन्स में और बायोटेक्नोलॉजी में भी बैक्टीरिया अपना रोल प्ले करता है। बैक्टीरिया इसके अलावा और कुछ फैक्टर्स हैं, उसके और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनमें वो रोल प्ले करता है, जैसे ये स्पॉइलेज करता है फूड की, वेजिटेबल्स की। और कुछ प्लांट्स होते हैं, पैथोजेंस जो हैं, जो वो इफेक्ट करते हैं इसके एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को। अ, हमने क्या पढ़ा कि इसको हम कहाँ का यूटिलाइज कर सकते हैं। इसको हम फूड इंडस्ट्रीज में, ड्रग्स इंडस्ट्रीज में, बायोटेक्नोलॉजी में। इसके अलावा हमारे पास जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे भी इसको एज अ पैथोजन या फिर बहुत सारे प्लांट पैथोजेंस जो होते हैं बैक्टीरिया के, उसको हम यूज करते हैं एज अ सोर्स। तो ये थी हमारे पास इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। इससे हम इसको इकोनॉमिकली भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, दैट इज मेडिकल इंपॉर्टेंस। मेडिकली हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। बैक्टीरिया आर वेरी कॉमन पैथोजेंस ऑफ ह्यूमन। ये बहुत ही कॉमन पैथोजेंस हैं ह्यूमंस के। अप्रोक्सीमेटली 200 स्पीशीज जो हैं ये पाई जाती हैं जो कि डिजीज कॉज करती हैं ह्यूमंस के अंदर। तो बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं नॉर्मली तो इनहेबिट कर सकते हैं ना मैन की बॉडी को और दूसरे दूसरे एनिमल्स को, लेकिन कुछ जो होते हैं वो इनहेबिट नहीं कर सकते। लेकिन मेडिकली अगर हम इसको देखें तो ये अपना रोल प्ले करते हैं ह्यूमंस के अंदर और इसकी 200 स्पीशीज जो हैं पाई जाती हैं जो कि डिजीज कॉज करती हैं ह्यूमंस के अंदर। तो ये थी हमारे पास मेडिकल इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट हमारे पास कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। कि कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया क्या है। कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया इज एसेंशियल इन होम इंडस्ट्री एज वेल एज मेडिकल फील्ड्स। जो कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया है या फिर कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये हर जगह इसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल पार्ट है ये। और इंडस्ट्रीज में अगर हम इसको देखें या फिर मेडिकल फील्ड में देखें तो ये हर जगह इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जो कि ये प्ले करता है। बाय कंट्रोलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वन कैन प्रिवेंट एंड ट्रीट डिजीज। अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल कर लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और इसको ट्रीट भी कर सकते हैं। और डिजीजेस को हम ट्रीट कर सकते हैं अगर हम कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया कर ले तो। इसके अलावा स्पॉइलर जो फूड्स है या फिर दूसरी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो होती हैं जो कि इनहेबिटेड होती हैं बाय कंट्रोलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंट्रोल। जितनी भी फूड की स्पॉइलेज होती है या फिर दूसरी जो हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होती हैं उनको भी उनमें भी ये अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम यूज करें तो हम वहाँ पे भी उसको कर सकते हैं। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम कंट्रोल करेंगे तभी इन सब चीज़ों को हम बचा पाएंगे। तो ये तो हमारे पास कंट्रोल है बैक्टीरिया। नेक्स्ट हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेरियस मेथड्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बहुत सारे मेथड से हम कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड स्टीम, ड्राई हीट,
गैस, फिल्ट्रेशन एंड रेडिएशन आर यूज्ड टू कंट्रोल बैक्टीरिया। इसमें हम स्टीम भी करते हैं, इसको ड्राई हीट भी देते हैं, गैस फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज होता है, रेडिएशन यूज होती हैं बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए। ये जो प्रोसेस है जो कि हम यूज करते हैं, दैट इज फिजिकल एजेंट्स, तो कंट्रोल करते हैं बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टरलाइजेशन प्रोसेस। स्टरलाइजेशन प्रोसेस जो है, इससे डिस्ट्रक्शन होती है। जितनी भी लाइफ फॉर्म्स है, जितनी भी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, तो इसके प्रोसेस से क्या होती है, डिस्ट्रक्शन होती है। हाई टेम्परेचर इज यूजली यूज्ड इन माइक्रोलॉजिकल लैब्स फॉर कंट्रोल ऑफ माइक्रोब्स। हाई टेम्परेचर अगर यूज करते हैं हम, तो हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या फिर माइक्रोब्स को कंट्रोल कर सकते हैं। बोथ ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट आर इफेक्टिव। हमारे पास चाहे ड्राई हीट हो चाहे मॉइस्ट हीट हो, दोनों ही इफेक्टिव हैं। दोनों को यूज करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल किया जा सकता है। Moist heat cause coagulation of protein and kills the microbes. Moist heat coagulation cause करती है प्रोटीन्स के लिए और किल करती है माइक्रोब्स को। और जो ड्राई हीट होती है, वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस यूज करके, केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स को यूज करके माइक्रोब्स को किल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सर्टेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, जो कि ये रेडिएशंस अगर 300 नैनोमीटर पर हो, तभी ये इफेक्टिव हो सकती हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकती हैं। इसके अलावा गैमा रेज हैं, अगर जनरली यूज करते हैं हम स्टरलाइजेशन का प्रोसेस, तो उसमें हम गैमा रेज को यूज करते हैं। तो ये हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स होती हैं हमारे पास, सीरस होते हैं, सीरस हार्मोन्स होते हैं हमारे पास। इनको हम स्टेरिलाइज कर सकते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर्स के थ्रू। तो ये था हमारे पास फिजिकल मैथड, जिसमें हम बेसिकली अगर देखा जाए तो हीट को यूज करके हम फिजिकली इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और रेज को यूज करके हम लोग कर सकते हैं। हीट ये ड्राई हीट भी हो सकती है, मॉइस्ट हीट भी हो सकती है। इसके अलावा गैमा रेज को यूज करके या फिर हम जितनी भी रेडिएशन है उनको यूज करके हम बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो हमारे पास फिजिकल मेथड। नेक्स्ट हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करना बाय केमिकल मेथड्स। One can use antiseptics, disinfectants and chemotherapeutic agents for microbial control. जो हमारे पास एंटीसेप्टिक्स होती हैं, डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, केमो थेरापेटिक एजेंट्स होते हैं, ये सारे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हैं। बेसिकली हम इसको एंटीसेप्टिक्स भी कह रहे हैं। केमिकल सब्सटेंसेस को हम यूज करेंगे लिविंग टिश्यूज के ऊपर, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर देंगे, उसको रोक देंगे, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा। इसको हम कहते हैं एंटीसेप्टिक्स। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल एजेंट्स है ना, जो कि डिसइंफेक्टेंट करते हैं इनको, या फिर ऑक्सीडाइज करते हैं, या फिर रिड्यूस करते हैं इसको एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट यूज होते हैं, वो डिसइंफेक्टेंट में हेल्प करते हैं ये केमिकल एजेंट्स। जैसे कि एग्जांपल्स लेते हैं हम हैलोजेंस की या फिर फिनोल्स की, या फिर हाइड्रोजन पर पोटाशियम, या फिर पोटाशियम पर मैग्नेट, या फिर अल्कोहल या फॉर्मेल्डिहाइड। ये सारा कुछ अगर हम यूज करते हैं, तो ये वेजिटेटिव सेल्स जो होते हैं, जो कि ग्रोथ वाले सेल्स होते हैं बैक्टीरिया के, उनकी ग्रोथ को रोक देता है। और ये यूज होते हैं नॉन लिविंग मटेरियल्स के ऊपर। केमोथेरेपेटिक एजेंट्स होते हैं हमारे पास, और एंटीबायोटिक्स होते हैं, जो कि नेचुरल डिफेंस के लिए यूज होती हैं, और इससे हम बैक्टीरिया की या फिर दूसरे माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक सकते हैं। ये और इसके अलावा कुछ हमारे पास होती हैं सल्फोनेमिड्स होती हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन है, पेनिसिलिन है। ये सब यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ये सब यूज करके भी बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर सकते हैं या फिर रोक सकते हैं। केमिकली हम इन सब चीज़ों को यूज करके एंटीसेप्टिक या फिर डिसइंफेक्टेंट्स, केमोथेरेपेटिक एजेंट जो हैं, इन सब को यूज करके हम बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक सकते हैं। ये तो हमारे पास केमिकल मेथड। अब है हमारे पास इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। तो इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन कैसे होती है बैक्टीरिया के अंदर? Methods of prevention and treatment that have been introduced to control microbial disease include immunization, that is vaccination, and antisepsis, that is produces to eliminate or reduce the possibility of infection, and chemotherapy and public health measures, that is
water purification, sewage disposal and food preservation. हम कुछ मेथड यूज करते हैं प्रिवेंशन के लिए या फिर ट्रीटमेंट के लिए कि अगर बैक्टीरिया जो है हमारे लिए इन्फेक्शियस प्रूफ हो गया है या फिर हो सकता है, तो हम इसके लिए क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं। तो माइक्रोबियल डिजीजेस जो हैं वो जो होती हैं, तो उसके लिए प्रिवेंशन मेथड्स या फिर ट्रीटमेंट मेथड्स जो इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं इम्यूनाइजेशन के प्रोसेस में, जैसे कि हमारे पास वैक्सीनेशन हो गई और सेप्टिक्स हो गए या फिर एंटीसेप्सिस हो गई। एंटीसेप्सिस क्या होती हैं? इनको प्रोड्यूस करते हैं हमारे पास जितनी भी इलिमिनेशंस होती हैं या फिर हमारे पास जितने भी रिड्यूस होते हैं, उसको हम मतलब ये कह सकते हैं कि हमारे पास जितनी भी इलिमिनेट होती है, ये तो उसको हम क्या कर सकते हैं, सॉरी, मतलब हमारे पास जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, तो वो क्या करते हैं, वो इलिमिनेट करते हैं या फिर इन्फेक्शन इन्फेक्शन जो हो रहा है या फिर हो सकता है उसकी पॉसिबिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं। ये एंटीसेप्सिस होते हैं। और केमोथेरेपी होती है और पब्लिक हेल्थ मेजर्स होते हैं, जैसे के प्योरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, जैसे कि वाटर प्योरिफिकेशन और सीवेज डिस्पोजल या फिर फूड प्रेजर्वेशन। इन सब में इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस होता है। और इसके अलावा है पैस्चर। अच्छा, पेस्चराइजेशन का प्रोसेस कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग? जो पैस्चर है इसको अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनकुलेशन विद attenuated cultures to the prevention of anthrax, and again it worked. He called the attenuated cultures of bacterial vaccine, that is known as VACA, that is cow, and immunization with attenuated कल्चर्स ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज वैक्सीनेशन। जो पेस्चर अप्लाई किया जाता है इनके ऊपर, हमारे पास जितने भी जैसे प्रिवेंशन एंथ्रेक्स हो गया है किसी को, या फिर एंथ्रेक्स से प्री प्रिवेंशन के लिए हम यूज करते हैं पेस्चर, जो कि ये जो फॉरेन इन्वेडर्स होते हैं इनके अगेंस्ट वर्क करता है और एंटीबॉडीज बनाता है, ताकि बाद में अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो इम्यूनाइजेशन इम्यून सिस्टम जो है वो वर्क करे और इसको रोक दे। इसके लिए प्री वैक्सीनेशन करवाई जाती है। Then Pasteur also made a vaccine for hydrophobia or rabies, a disease transmitted to people by bites from रैबिट डॉग्स, कैट्स एंड अदर एनिमल्स। और पैस्चर इसके अलावा वैक्सीनेशन एज अ वैक्सीनेशन, मतलब पैस्चर के थ्रू एक वैक्सीनेशन भी बनाई जाती है, जो कि हाइड्रोफोबिया में, रेबीज में, या फिर इस तरह की डिजीजेस जो एक से दूसरे को जल्दी से हो सकती हैं या फिर ट्रांसमिट हो सकती हैं पीपल के थ्रू, मतलब बाय बाइटिंग भी हो सकती हैं, जैसे डॉग्स का काटना या फिर कैट्स का काटना या दूसरे एनिमल्स जिनके काटने से डिजीजेस हो सकती हैं, उन सबको रोकने का प्रोसेस भी इसी के अंदर आता है। अब इसमें हम बेसिकली अगर इसका ओवरव्यू लें तो हम ये कहेंगे कि प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के जितने भी मेथड्स हैं, जैसे कि हम वैक्सीनेशन वगैरह करवाते हैं या फिर पेस्चराइजेशन का प्रोसेस के थ्रू जो वैक्सीन प्रोड्यूस होती है, तो वो किस लिए हेल्प करती है? वो हमें इन सब चीज़ों से प्री ट्रीटमेंट कह सकते हैं हम लोग, या फिर प्री प्रिवेंशन कह सकते हैं हम लोग, कि पहले ही हम इन सब चीज़ों को प्रिवेंट कर लेते हैं ताकि वो चीज़ हो ही ना। अगर वो इन्वेडर्स बॉडी में एंटर होते भी हैं या फिर अटैक करते भी हैं, बॉडी के अंदर ऐसी वैक्सीनेशन होनी चाहिए होती है इसके थ्रू के वो जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं वो अटैक कर ही नहीं सकते, या करते हैं तो ऐसी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो चुकी हैं बॉडी के अंदर जो कि उसको अटैक करने से रोक देती है, एज एन आर्मी उसको प्रोटेक्ट करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स इज अ ग्रीक वर्ड दैट इज एंटी मीन अगेंस्ट एंड बायोस मीन लाइफ, अगेंस्ट लाइफ। Antibiotics are the chemotherapeutic chemical substances which are used in treatment of infectious disease. एंटीबायोटिक्स को एंटीबायोटिक्स जो है हमारे पास केमोथेरेपेटिक केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम इन्फेक्शियस डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। एंटीबायोटिक्स आर सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड बाय सर्टेन बैक्टीरिया, दैट इज एक्टिनोमाइसीट्स एंड फंजाई। एंटीबायोटिक्स सिंथेसाइज करते हैं और दूसरे सब्सटेंसेस, कुछ सर्टेन सब्सटेंसेस होते हैं, स्पेसिफिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनके जो कि सेक्रीट करते हैं, और एक्टिनोमाइसीट्स और फंजाई आते हैं इसमें। और बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स और फंजाई आते हैं। अगर आजकल की एग्जांपल में हम देखें तो some antibiotics are synthesized in the laboratory, however their origins are living cells,
आज हम देखें, अगर लेबोरेटरी में एंटीबायोटिक्स बन रही हैं तो किसी ना किसी तरह से वो लिविंग सेल्स से ही ओरिजिनेट हुई हैं। अदरवाइज ये सिर्फ आर्टिफिशियली इनको प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें लिविंग सेल का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर लिविंग सेल नहीं होता तो ये आर्टिफिशियली भी कुछ नहीं कर सकते। और नेक्स्ट हमारे पास, टू डिटरमिन ड्रग ऑफ चॉइस वन मस्ट 176 किंगडम प्रोकैरियोट्स, मोनेरा एंड एंड दैट इज, सॉरी यहाँ पे ये मिस्टेकन हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास किंगडम प्रोकैरियोट्स मोनेरा, और इसके बाद आएगा नो इट्स मोड ऑफ एक्शन, पॉसिबल एडवर्स साइड इफेक्ट्स इन द ह्यूमन बीइंग्स। तो अगर हम इसको डिटरमिन करना चाहें तो ड्रग ऑफ चॉइस हमारे पास क्या हो सकती है, और हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास ये किंगडम की क्लासिफिकेशन ही बताई हुई है कि किंगडम हमारे पास प्रोकैरियोट्स है और हमारे पास मोनेरा है, जिसको हम यूज़ करके मोड ऑफ एक्शन कर सकते हैं, या फिर हम प्री जो प्रिवेंशन है वो कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स को यूज़ करके, या फिर जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि ह्यूमन बीइंग्स को होते हैं उसको हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। वो तो था कि यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स हो तो क्या क्या हो सकता है, ये है मिस यूज हो तो क्या क्या हो सकता है। मैसिव क्वांटिटीज ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड एंड यूज्ड व्हिच आर फॉलोड बाय द वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर मैसिव क्वांटिटीज हों, अगर गलती से अगर ऐसी कोई एंटीबायोटिक्स आ गई हैं जिनमें प्योरिफिकेशन नहीं है, या फिर जिनमें कुछ और माइक्रोब्स ऐड हो गए हैं, तो अगर उसको प्रिपेयर करते हुए या फिर उसको यूज़ करते हुए दूसरे माइक्रोब्स उसके साथ अटैच हो गए हैं, तो ये प्रॉब्लम जो है ये ज़्यादा फैल सकती है, क्योंकि इससे ड्रग रेजिस्टेंस जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो ड्रग्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें हार्म हो सकता है। अगर वो हम ये कह सकते हैं कि वो मिस यूज हो जाएगा एंटीबायोटिक्स का। दिस रिजल्ट्स इज एन इन एन इंक्रीजिंग रेजिस्टेंट अगेंस्ट डिजीज ट्रीटमेंट्स। अगर ऐसा हो जाए तो इससे रेजिस्टेंस बढ़ सकती है अगेंस्ट डिजीज ट्रीटमेंट्स। तो जो ट्रीटमेंट हो रहा है तो वो प्रॉपर नहीं होगा, तो उसके अलावा और भी जो एंटीबायोटिक्स यूज की गई हैं तो उसकी वजह से और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। Misused antibiotics can interact with the human metabolism and in severe cause can cases and in severe cases can cause death of human beings। अगर एंटीबायोटिक्स का मिसयूज किया गया है तो ह्यूमन मेटाबॉलिज्म उससे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। उसको उसके साथ अगर वो इंटरेक्ट करेगा तो उसको हार्म करेगा, और इसमें स्वेयर केसेस में ऐसे होता है कि एक ह्यूमन बीइंग की डेथ भी हो सकती है इससे। अगर एंटीबायोटिक्स का मिसयूज कर सकते हैं, जैसे कि पेंसिलियम है, तो वो एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर सकती है, एलर्जी हो सकती है उससे अगर मिसयूज किया है तो। सिमिलरली अगर हम देखें तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो ऑडिटरी नर्व को इफेक्ट करती है और डेफनेस कॉज हो सकती है, इससे इंसान बहरा भी हो सकता है। अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन ले ली है, उसका मिसयूज कर लिया है, अगर वो यूजेबल नहीं थी, आपने यूज कर ली, या फिर डॉक्टर ने सजेस्ट नहीं की, आपने फिर भी उसको यूज कर लिया, तो वो आपके ऑडिटरी नर्व्स को इफेक्ट कर सकती है। टेट्रासाइक्लिन है, और ये किससे रिलेट करता है, ये कंपाउंड है जो कि परमानेंट डिस्कलरेशन ऑफ टीथ चिल्ड्रन के अंदर कॉज करता है। डिस्कलरेशन हो जाती है टीथ की बच्चों के अंदर अगर टेट्रासाइलिन को ले लिया जाए, अगर उसका मिसयूज किया जाए, मतलब आपको ज़रूरत नहीं है लेकिन आपने उसको यूज़ कर लिया, तो ये डिजीजेज आपको हो सकती हैं। तो इन सब से बचने के लिए आप यही कर सकते हैं कि अगर बेसिकली देखा जाए तो ऐसी एंटीबायोटिक्स को अवॉइड करना चाहिए जो कि आपके लिए सूटेबल नहीं है। तो जब भी कोई भी एंटीबायोटिक यूज़ करनी हो तो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, और अपनी मर्जी के एंटीबायोटिक्स यूज़ ना करें। चाहे कोई आपको सजेस्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मे बी उसके लिए सूटेबल हो, उसकी कंडीशन अगर आपकी कंडीशन के इक्वल है, सेम है, फिर भी आप ना करें, क्योंकि हो सकता है उनको कोई और इश्यू हो। तो इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने पढ़ा कि इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया क्या है और कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं, और इसका मिसयूज़ क्या है, इसकी एंटीबायोटिक्स क्या हैं, और अगर एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ करेंगे हम तो उसका क्या क्या इफेक्ट हो सकता है।
होप सो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, और अगर भी कहीं पे कोई भी मिस्टेक हो, कोई भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।